हेलो एवरीवन, आप सब कैसे हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। मैं आकाश कुमार बढ़ाना आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं मेरे प्यारे बच्चों। जैसा आपको पता है मेरे प्यारे बच्चों, बेसिकली हमारे आपका जो है मेरे प्यारे बच्चों 12th क्लास से हिस्ट्री को हम लोग देख रहे हैं। चैप्टर नंबर 8 हमारा चल रहा है किसान जमींदार राज्य, और इसमें काफी कुछ हम लोग देख चुके हैं। और याद होगा पेड़ों की सिंचाई, ये सब चीज जितना पढ़ चुके थे, नहर, तंबाकू इत्यादि को हम देख चुके थे। ग्रामीण समुदाय की कल हम लोग बात कर रहे थे, जाति और ग्रामीण माहौल कैसा होता है, इस पर हमने देखने का जानने का प्रयास किया। इतना सब कुछ हम लोग इसमें देख चुके थे, पढ़ चुके थे। क्लियर है? यहाँ तक कोई डाउट, कोई क्वेरी किसी प्रकार का एक बार देख लीजिए मेरे प्यारे बच्चों। कोई डाउट, कोई क्वेरी है तो इसको पढ़ लें और समझ लीजिए। क्लियर है? और समाज की स्थिति, पंचायतें, गांव के मुखिया, इन सब चीजों को हम लोग गौर करके बहुत अच्छे से देख सकते हैं और इन पर बात भी कर सकते हैं। क्या कुछ स्थिति है, किस तरीके से हम विवादों को निपटा सकते हैं, उनके निपटारे का निस्तारण और ये सब चीजें क्या हैं, इनको हम लोग आपका देख लेंगे। कैसे पंचायतें बैठती हैं, दस्तावेज क्या है, कैसे खास तौर पर तैयार की जाती है। आइए हम आगे बढ़ रहे हैं और आगे बढ़ के इन सारी चीजों को देख रहे हैं। आई होप कि आप लोगों ने घर पर जाकर पढ़ा हो, रिवीजन किया हो। कह रहे उनमें से एक जाति, क्योंकि उन किसानों का दैनिक गुजारा जोखिम में पड़ता है, सूखा और ऐसी दूसरी विपदाओं के दौरान नजर में जिंदा रहने के लिए न्यूनतम बुनियादी साधन रीति रिवाज हक थे। वे समझते हैं कि ग्राम पंचायत को उनकी सुनवाई करनी चाहिए। क्या समझते हैं कि भैया जो ग्राम पंचायत है, उस ग्राम पंचायत को आपका उनकी सुनवाई करनी चाहिए और सुनिश्चित आप करना चाहिए कि राज्य अपना नैतिक फर्ज अदा करे, न्याय करे। निचली जाति, किसान और राज्य के अधिकार और स्थानीय जमींदारों के बीच झगड़े और पंचायतों के फैसले अलग अलग मामलों में अलग अलग हो सकते हैं और वहां करों की मांग कर सकते हैं। अक्सर आपका समझौते का सुझाव करती है। इनके समझौते नहीं हुआ, किसान विरोध ज्यादातर उग्र रास्ते अपनाते हैं, जैसा कि गांव छोड़कर भाग जाना, करना, ये सारी चीजें करना। इन वजहों पर भी एक चीजें हम लोग बहुत अच्छे से आपका देखते हैं और बात करते हैं। इन सब चीजों को हम लोग देख रहे हैं। ग्रामीण दस्तकार अलग अलग तरह के उत्पादन कार्य में जुटे के बीच फैसले लेने और रिश्ते के गांव को रोमांचक पहलू है। अंग्रेजी शासन की शुरुआती वर्षों में गांव का सर्वेक्षण और मराठों के दस्तावेज बताते हैं कि गांव में दस्तकार काफी अच्छी तादाद में रहते हैं। कहीं कहीं कुल और घरों में 25% दस्तकार हैं। कैसे हैं? 25%। और कभी कभी किसान और दस्तकारों के बीच फर्क करना मुश्किल होता है, क्योंकि ऐसे मसलों में जो दो किस्म के काम कर रहे हैं, खेतीहार और उनके परिवार समुदाय, कई तरह की वस्तु और उत्पादन का भी शिकार करते हैं। इन सारी चीजों को हम लोग इसमें देख सकते हैं। देख लिया? चलिए आगे बढ़ रहे हैं। मसलन अंग्रेजी कपड़े की छपाई और मिट्टी के बर्तन पकाना, खेतों के औजार बनाना और पक्की मरम्मत करना उन्हीं महीनों में जब जिनके पास खेती की शुरुआत या बाप का फुर्सत होती थी, जैसे बुआई और सोगाई के बीच, ये सारी कटाई के बीच, उस समय तक खेतीहार की दस्तकारी का काम किया करते थे। ये सारी चीजें इसमें बड़े अच्छे रूप में हमको दिखती हैं और दिखाई देती है और इन पर हम लोग आपका बात करते हैं और इनको हम लोग देखते हैं। क्लियर है? कुम्हार, लोहार, बड़ी, नाई, यहाँ तक कि सुनार जैसे ग्रामीण दस्तकार भी अपनी सेवाएं गांव के लोगों को देते हैं। इसके बदले में गांव वाले उन्हें अलग अलग तरीके से उनके सेवाओं की अदायगी करते हैं। आमतौर पर उन्हें फसल का एक हिस्सा दिया जाता है या फिर गांव की जमीन का एक टुकड़ा, शायद कोई जमीन की जो खेतों के लायक हो, उनके बावजूद बेकार पड़ी है, अदायगी सूद किया होता है। शायद पंचायतें ही तय करती हैं कि महाराष्ट्र में ऐसी जमीन और काश्तकारों की मारवाड़ था जो बतन गई हैं और दस्तकारों की पुश्तैनी अधिकार होता है। कैसा होता है? जो दस्तकार हैं उनके पुश्तैनी जो अधिकार हैं वो आपके होते हैं और उन पुश्तैनी अधिकार को हम लोग इसमें देख सकते हैं। क्लियर है? और हम इनको देखते हैं। यह व्यवस्था कभी कभी थोड़े से बदलते हुए रूप में भी पाई जाती है, जहां दस्तकार
और हर एक खेतिहर परिवार के परस्पर बीच की अदायगी किसी एक व्यवस्था के लिए राजी होते हैं। ऐसे में आमतौर पर वस्तुओं और सेवा का विनिमय होता है। उदाहरण के तौर पर 18वीं सदी के स्रोत बताते हैं कि बंगाल में जमींदार उनकी सेवाओं के बदले लोहार, बढ़ी और सोनार को रोजों के भत्ते और खाने के लिए नकदी होते हैं। इस व्यवस्था में जजमानी कहते हैं। हालांकि यह सब 16वीं और 17वीं शताब्दी में बहुत इस्तेमाल नहीं होता था। ये सबूत मजेदार हैं क्योंकि इनसे पता चलता है गांव के छोटे छोटे स्तरों पर फेरबदल के रिश्ते कितने पेचीदा हैं। ऐसा नहीं है कि नगद अदायगी का चलन बिल्कुल ही नरद है। ये सब हमको इसमें देखें। एक छोटा गणराज्य कैसा है? एक छोटा गणराज्य। ग्रामीण समुदाय की अहमियत को हम कैसे समझते हैं? 19वीं शताब्दी के अंग्रेजी अफसरों ने भारतीय गांवों को एक छोटे गणराज्य के रूप में देखा जा सकता है। लोग सामूहिक स्तर पर भाईचारे के संसाधन और श्रम को बांटा करते हैं, लेकिन ऐसा नहीं लगता कि गांव में सामाजिक बराबरी है। संपत्ति के व्यक्तिगत मिल्कियत के साथ साथ जाति और जेंडर के नाम पर समाज की गहराई में विषमता है। कुछ ताकतवर लोग गांव के फैसलों पर देते हैं और कमजोर वर्ग का शोषण करते हैं। न्याय के अधिकार में भी उन्हें मिला हुआ है। क्लियर है? इससे महत्वपूर्ण बात यह है, गांव और शहरों के बीच होने वाले व्यापार की वजह से ही नगद रिश्ते फैल चुके हैं। अब कैसे हैं? सब नगद रिश्ते गांव फैल चुके हैं। मुगलों के केंद्र इलाकों में कर की गणना और वसूली की नगद में की जाती थी। तो मुगल सेंटर के जो भी इलाके थे वहां पर जो टैक्स होती थी, जो उसका गणना और वसूली थी, वो सब आपका नगद रूप में थी। जो दस्तकार निर्यात के लिए उत्पादन करते थे उनकी मजदूरी पूर्व भुगतान नगद से ही मिलता था। इस तरह कपास, रेशम, नीली जैसी व्यवस्थाएं फैलाने वाले भुगतान भी नकदी से ही होते थे। ये सारी चीज किससे होते थे? जो आपका नकदी है उस नकदी से ही ये सारी चीज हुआ करती थी। क्लियर है? गांव में मुद्रा। 17वीं शताब्दी में फ्रांसीसी यात्री जोया वेस्टर तरबियन को यह बताकर उल्लेखनीय है कि भारत में वे गांव जो बहुत से छोटे कहे जाते थे, मुद्रा के फेरबदल करने वाले, जिन्हें आपका सराफा कहते हैं ना हो, एक बैरक की तरह ही सराफा हर बार भुगतान करते हैं और अपनी मर्जी के मुताबिक मुकाबले रुपए की कीमत को बढ़ा देते हैं और कौड़ियों के मुकाबले इनकी पैसे की चीजें की जाती हैं और इनको हम पैसे के बदले इन सब में देख लिया। कृषि समाज में महिलाएं, जैसे कि शायद कई समाज में आपने गौर किया होगा कि उत्पादन की प्रक्रिया में मर्द और महिला खासकर किस्म की भूमिका अदा करते हैं। हम बात कर सकते हैं कि महिलाएं और मर्द कंधे से कंधा मिलाकर खेतों का काम करते हैं, खेतों को जोतते हैं, हल चलाते हैं। महिलाएं बुआई, निराई, कटाई के साथ साथ पकी हुई फसल और दान लगाते हैं। छोटी छोटी ग्रामीण इलाके किसानों को व्यक्तिगत खेतों का विकास हुआ है। जो मध्यकालीन भारतीय कृषि में शख्सियत थी, तब घर के संसाधन, श्रम, उत्पादन और आपका बुनियादी बने हैं। स्वाभाविक तौर पर ऐसे में लिंग बौद्ध के आधार आमतौर पर किए जाते हैं। घर के लिए महिलाएं, बाहर के लिए मर्द नामुमकिन नहीं था। फिर भी महिलाओं की जैव वैज्ञानिक प्रक्रियाओं को लेकर लोगों ने मन का पूर्वाग्रह रहा है। मसलन पश्चिमी भारत में राजस्व महिलाओं को हल, कुम्हार और चाक छूने की इजाजत नहीं थी। इस तरह बंगाल में अपने मासिक धर्म के समय महिला पान के बागान में नहीं घुस सकती थी। तो कुछ चीजें हैं, जब महिला आपका राजसुला होती हैं तो वो हल नहीं चला सकती, चाक को नहीं छू सकती और बाग में नहीं जा सकती। ये सब पहली आपकी पूर्वाग्रह चीजें थी, लेकिन जब से वैज्ञानिक आधार आया इन चीजों को त्याग किया। क्लियर है? इन सब चीजों को त्याग किया। सूत काटना, बर्तन बनाने के लिए मिट्टी को साफ करने और गूंथने और कपड़े की कढ़ाई जैसे दस्तकारी काम करने के पहलू
जो महिलाओं के श्रम पर निर्भर थे। सूत काटना हो गया, बर्तन बनाने हो गए, मिट्टी को साफ करना हो गया, उनको गूंथना हो गया, और कपड़े की कढ़ाई, उन पर कोई पेंटिंग करनी है, ऐसे सारे काम किसके ऊपर डिपेंडेंट थे? जो महिला हैं उनके ऊपर। किसी वस्तु का जितना वाणिज्यीकरण होता गया, उसके उत्पादन में महिलाओं को श्रम की उतनी मांग होती गई। दरअसल किसान और दस्तकार महिला की जरूरत पड़ने पर ही सिर्फ खेतों में काम करती थी, बल्कि नियोजित घरों में भी जाया करती थी और बाजार को भी इन्हें देखती थी कि बाजार की क्या स्थिति है। इन सबको हम लोग आपका देखते थे, क्या कुछ कैसी क्लियर है, ये समझने की आपको जरूरत है। देखिए आप आगे बढ़े। सूत काटती महिलाओं को आपने देखा, किस तरह से महिला आपके सूत काट रही है, सराफा में अपने काम करता हुआ, कैसे नाप तोल का ये सारे काम हैं, ये आपको दिखाई दे रहे होंगे। अब देखिए, आप ये वाली इमेज को गौर करके देखिए, पूरी जो चित्र है आपको इसमें दिखाई देगा, क्लियर है। चूंकि समाज श्रम पर निर्भर था, श्रम मतलब वर्किंग, हार्ड वर्क, लेबर वर्क पे था, इसलिए बच्चे पैदा करने में अपनी काबिलियत की वजह से महिलाओं को महत्वपूर्ण संसाधन के रूप में देखा जाता था। उनकी एक काबिलियत थी कि महिला बच्चे पैदा करती हैं, उनको एक काबिलियत के रूप में देखते थे। फिर भी शादीशुदा महिलाओं की कमी थी, क्योंकि कुपोषण, बार बार मां बनने और प्रसव के वक्त मौत की वजह से महिलाओं की मृत्यु दर बहुत ज्यादा थी। इससे किसान, दस्तकार समाज, ऐसे सामाजिक रीति रिवाज पैदा हुए जो भ्रात समूह से अलग थे। कई ग्रामीण संप्रदाय शादी के लिए दुल्हन की कीमतों की अदा करने की जरूरत होती थी। ना ही दहेज, तलाकशुदा महिला और विधवा दोनों ही कानूनन शादी कर सकती थी। महिलाओं की प्रजनन शक्ति को इतनी अहमियत दी जाती थी कि उस पर काबू खोने का बड़ा डर था। इस स्थापित रीति रिवाज के मुताबिक घर को मरे मुखिया मर्द होता था। इस तरह महिला पर परिवार का, समुदाय के मर्दों का पुरजोर काबू रखता था। बेवफाई की शक पर ही महिलाओं को भयानक दंड दिया जा सकता था। राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र आदि पश्चिमी भारत के इलाकों में मिले दस्तावेज में ऐसे दरख्वास्त मिले हैं जो महिलाओं के न्याय और मुआवजे की उम्मीद में ग्राम पंचायत को भेजी गई थी। पत्नियां अपने पतियों की बेवफाई का विरोध करती हुई दिखाई देती हैं। फिर भी गृहस्थों के मर्द अपोर लगाई गई है, पत्नी और बच्चा को अनदेखी करता है। मर्दों की बेवफाई हमेशा दंडित नहीं होती। राज्य चूंकि जाति के अक्सर सुनिश्चित करने की कोशिश करते हैं, भरण पोषण का इंतजाम हो जाए। ज्यादातर जब महिला पंचायत को दस्तखत देती हैं तो उनके नाम को दर्ज नहीं किए जाते और उनको हवाला गृहस्थियों के साथ मर्द मुखिया की मां, बहन, पत्नी के रूप में देखा जाता है। इन सब के रूप में हम देखते हैं, इन सब के रूप में वो चीजें पनपी जाती हैं कि ये चीजें हैं क्या, किस तरीके से हैं, ये सब कुछ हम लोग इसमें देखते हैं। देख लिया, भूमिहार भ्रष्ट जनों में महिलाओं की पुश्तैनी संपत्ति का हक मिलता था। कह रहे जो उनके भाई हैं, उन भाइयों में आपकी महिलाओं की अगर अगर मान लीजिए कोई पुश्तैनी संपत्ति है तो भाइयों के साथ साथ महिलाओं को भी उसमें हक मिलता था। पंजाब में ऐसे उदाहरण मिले हैं जहां महिलाएं, विधवा महिलाएं पुश्तैनी संपत्ति के विक्रेता के रूप में ग्रामीण जमीन के बाजार में सक्रिय हिस्सेदारी रखती थी। हिंदू और मुस्लिम महिलाओं को जमींदारी उत्तराधिकार मिले हैं। तो चाहे हिंदू हो या मुसलमान, दोनों ही महिलाओं को क्या मिले हैं? जमींदारी अधिकार, जिसे बेचने अथवा गिरवी रखने के लिए स्वतंत्र थी। बंगाल में महिला जमींदार पाई गई हैं। 18वीं शताब्दी में सबसे बड़ी और मशहूर जमींदारी में एक शाही जमींदार जिसका कर्ता धर्ता एक स्त्री थी। ये सारी चीजें हमको यहाँ से दिखाई देती हैं। बोझा ढोती महिला, आसपास के दूसरे गांव से आने वाली महिला अक्सर निर्माण स्थलों पर काम करती है। जहाँ काम होता है वहां पर ये काम करती हुई हमको दिखाई देती है। फतेहपुर सीकरी का निर्माण करती और महिला पत्थर तोड़ रही है। देखिए, फतेहपुर सीकरी का निर्माण हो रहा है और महिला यहाँ पत्थर तोड़ रही हैं और काम कर रही हैं, यहाँ आपको दिखाई देगा। क्लियर है? आप इस स्थिति को अच्छे से देख सकते हो और इस पर बात कर सकते हो कि क्या स्थिति है, किस प्रकार से है, इनको समझने का प्रयास।
चलिए आगे बढ़ जाते हैं और इनको हम लोग देखते हैं और बात करते हैं क्या कुछ स्थिति है। क्लियर है मेरे प्यारे बच्चों? आगे बढ़ जाएं। जंगल और बाकी कबीले। बसे हुए गांव के परे। ग्रामीण भारत में बसे हुए लोगों को खेती के अलावा और कुछ भी बहुत कुछ है। उत्तर और उत्तर पश्चिमी भारत में गहरी खेती वाले प्रदेश को छोड़ दें तो जमीन विशाल हिस्से पर जंगल और झाड़ियां यानी कि खरबंदी से घिरे हैं। इसके इलाके में झारखंड सहित पूरे उत्तर पूर्व मध्य भारत, उत्तरी क्षेत्र जिसमें भारत नेपाल सीमावर्ती इलाके और तराई शामिल है। तो ये आपको ध्यान रखना है कि अगर बात कर रहे हैं मध्य भारत की तो कौन सा हिस्सा है? मध्य प्रदेश झारखंड वाला। और हमने बात की उत्तरी क्षेत्र की तो उत्तरी क्षेत्र में भारत नेपाल का जो बॉर्डर है और जो आपका तराई का रीजन मतलब जहां पर गंगा वगैरह सब चीज क्षेत्र बहती है, वहां क्षेत्र की बात कर। दक्षिण भारत का पश्चिमी घाट, दक्कन का पठार, कह रहे कि ये सब दक्कन का पठार हाल ही में इस काल में अखिल भारतीय स्तर पर जंगलों के फैलाव और औसतन निकाले लगभग असंभव है। फिर भी समसामयिक सोच से मिली जानकारी के आधार पर यह अंदाज लगाया जा सकता है कि करीब करीब औसत 40% था। कहता था तो जंगल का औसत एवरेज था वो लगभग 40% के आसपास तक था। अब देखिए ये सारे चित्रों को दिखाया गया है किस तरीके से कि नील गाय का शिकार करते हुए शाहजहां का चित्र है और बादशाह नामा का चित्र दिया गया है। नील गाय का शिकार कर रहे हैं बादशाह और इसको आप उनके मैप में अच्छे से देख सकते हैं कि कैसे उनके शिकार कर रहे हैं। क्लियर है? तो इस तरह की व्यवस्थाओं को, इन सारी चीजों को हम लोगों ने लेक्चर में देखा, जानने का प्रयास किया। ग्रामीण व्यवस्थाओं में महिलाओं की श्रम में भागीदारी क्या थी, क्या कुछ इनको जानने का प्रयास किया। फिलहाल मेरे प्यारे बच्चों आज के इस लेक्चर में इतना ही। मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। धन्यवाद।